प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुबई। जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री ने विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर टिका। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से की बात। कहा, देश में अब होंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। पीएम मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, देशवासियों की इजी ऑफ लिविंग होनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। 70.6% रहा मतदान। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किए कई बड़े फैसले। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 98% घरेलू उद्योगों से की जाएगी खरीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड में जोशीमठ की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। रिकवरी योजना को 3 वर्षों में किया जाएगा लागू। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी आंकड़े जारी। जुलाई सितंबर अवधि में देश की विकास दर रही 7.6%। स्टार परफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दर्ज की करीब 14% बढ़ोतरी। और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम हुई घोषित। केवल टेस्ट में खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। T20 में सूर्य कुमार यादव को मिली कप्तानी। वहीं वनडे में केएल राहुल करेंगे टीम इंडिया का नेतृत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंच गए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 28वां उच्च स्तरीय सम्मेलन है। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के सैफ बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 में भाग लेने के लिए जब दुबई पहुंचे, उन्हें ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई में लैंड कर गया हूं। शिखर सम्मेलन की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य एक पृथ्वी को बेहतर गृह बनाना है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है और इस पर लगाम लगाना अब दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएई के दुबई शहर में COP28 सम्मेलन होने जा रहा है। क्लीन एनर्जी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा तेज हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं के साथ ही भारत ने COP के हर मंच से विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और एडेप्टेशन में आ रही मुश्किलों के समाधान ढूंढने पर हमेशा जोर दिया है। यही कारण है कि भारत के एजेंडे में क्लाइमेट फाइनेंस भी है। बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के आह्वान के साथ COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण
पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुदेव कुटुम्बकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन चूँकि 12 तारीख तक ही पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तारीख को यहाँ पर रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1089.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा।
भारत ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की अहम बैठक के दौरान 2.23 लाख करोड़ रुपए के कई प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दी गई, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 98% खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त बैच की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लगभग 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के 84 सुखोई 30 लड़ाकू विमान उन्नयन कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है। तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों पर चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 70.6% मतदान हुआ। प्रदेश के सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। हैदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। पैरों में दर्द तकलीफ है, इसके लिए मुझे व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है। वोटिंग डालने के बाद मुझे अच्छा लगा। 5 मिनट के अंदर ही पूरा काम मेरा हो गया है, तो बहुत सुविधा है। पुलिस की हेल्प वगैरह भी अच्छी है, वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। अगर करेक्ट लीडर आए तो हॉस्पिटल्स अच्छा रहना चाहिए। अगर अच्छा लीडर आएगा तो जनता भी खुश होगी, रोड सब जो भी है वो अच्छा बन जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो वेंकटेश दग्गू बाती ने रंगारेड्डी जिले में मतदान किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और नागा चैतन्य जुबली हिल्स इलाके में मतदान करने पहुंचे, तो अभिनेता राणा दग्गुबाती और जगपति बाबू ने हैदराबाद के एफएनसीसी पोलिंग सेंटर पर वोट डाला। इनके अलावा तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने एसआर नगर के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आम लोगों और फिल्मी हस्तियों के अलावा दिग्गज राजनेताओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में मतदान किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सिद्धिपेट में वोट डाला, तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट में मतदान किया। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बंजारा हिल्स, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शास्त्रीपुरम और पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स में मतदान किया। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने मुशीराबाद के मतदान केंद्र में वोट डाला। प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है, हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले, वो सरकार पूरा हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। वैसे तो तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन एआईएमआईएम, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब मतदान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या केसीआर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या उनके वर्चस्व को ध्वस्त कर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस 3 दशक पहले वाली राजनीतिक हैसियत हासिल कर पाएगी। लेकिन इनके जवाब के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। हैदराबाद से उर्मिलेश भट्ट, धीरज कुमार और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
तो 5 राज्यों में मतदान के बाद गुरुवार शाम एग्जिट पोल के परिणाम भी आ गए। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश 230 सदस्यीय विधानसभा पर आए विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष में काफ़ी करीब है। राजस्थान की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए हैं। विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो विभिन्न एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर से सत्ता के नज़दीक बतलाया गया है, वहीं भाजपा सत्ता संघर्ष में थोड़ा पीछे नजर आ रही है। तेलंगाना विधानसभा के लिए आए विभिन्न एग्जिट पोल राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है, तो बीआरएस उससे थोड़ा पीछे नजर आ रही है। वहीं मिजोरम विधानसभा के लिए आए विभिन्न एग्जिट पोल में एमएनएफ को सबसे ज़्यादा सीट मिल रही हैं, तो वहीं जेडपीएम दूसरे नंबर पर आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव सभी दलों ने अपने अपने दावे किए हैं और चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान के बाद हुए सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल ने भी जनता की राय बता दी। हालांकि जनता ने असल में किस पर भरोसा किया है, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया गया। ड्रोन केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएगा ताकि वे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आजीविका कमा सकें। देश में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रही मांगों के बीच पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शरीक हुए। ये पहल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वो इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। पीएम ने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी। पीएम ने इस कार्यक्रम को ड्रोन दीदी को नमन करने का अवसर बताते हुए इस पहल को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाली ड्रोन दीदी योजना की एक लाभार्थी से बातचीत भी की। पीएम ने उनके अनुभव सुने। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो आते हैं सर। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स देवघर में देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत की। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की ये पहल आम लोगों के बहुत काम आ रही है। पीएम से संवाद के दौरान एक लाभार्थी ने केंद्र सरकार की इस पहल से मिली मदद के बारे में बताया। अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयां मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों की भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई, तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने को अपनी प्रतिबद्धता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के उत्थान से ही देश विकसित होगा।
इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहे लोगों से भी संवाद किया। जम्मू जिले की महिला किसान और रंगपुर गांव की सरपंच बलवीर कौर से संवाद के दौरान पीएम ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाना है। बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए, उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। देश के आमजन का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का लाभ देश भर के गरीबों को मिल रहा है। इसीलिए गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए बेमिसाल उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के राउरकेला एनआईटी परिसर में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही परिसर में 250 करोड़ रुपए की लागत से 6 विभिन्न मेगा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों से आह्वान किया कि वे नौकरी की तलाश में ना भागें, उन्हें धन सृजक बनने की जरूरत है। इसके अलावा एनआईटी के छात्रों को नए शिक्षा मॉडल विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जो स्थानीय स्कूल, कॉलेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में देश की विकास दर 7.6% रही, जो बीते साल इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। गौरतलब है कि इस वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में शानदार 7.8% से विकास दर्ज किया गया था। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए सिर्फ 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया था, जबकि दूसरी एजेंसियों का अनुमान 6.5% से 7.2% के बीच था। लेकिन सभी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरी तिमाही के आंकड़े उम्मीद से बढ़कर साबित हुए हैं। इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% और पानी और बिजली की सप्लाई में 10% से ज़्यादा का विकास दर्ज किया गया। खनन क्षेत्र भी 10% से ज़्यादा की दर से विकास दर्ज किया गया, जबकि सीमेंट, स्टील और कोयले के उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के निर्यात की भी अगर बात करें, इस दौरान काफ़ी इजाफा हुआ। अच्छी खबर ये भी है कि सरकार की ओर से होने वाले बुनियादी ढांचे पर खर्च में दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति की बुनियाद है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के नेतृत्व में टीम तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया। अफ्रीका दौरे पर भारत को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को सौंपी गई है कप्तानी, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बोर्ड से अनुरोध किया कि वो T20 और वनडे में नहीं खेलेंगे। वहीं मोहम्मद शमी फिलहाल चिकित्सा उपचार से गुजर रहे हैं और उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर है। टेस्ट टीम में
टीम की अगर बात की जाए तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की लंबे समय के बाद वापसी देखने को मिली है। टेस्ट टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन विकेटकीपर, केएल राहुल विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान और प्रसिद्ध कृष्णा। T20 की कमान आपको बता दें इस दौरान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जडेजा और शुभमन गिल की भी T20 टीम में वापसी हुई है। T20 टीम इस प्रकार है: यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन विकेटकीपर, जितेश शर्मा विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा उपकप्तान, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, दीपक चाहर। वहीं अगर बात की जाए वनडे सीरीज की तो आपको बता दें इसकी कमान केएल राहुल संभालेंगे। रिंकू सिंह और साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। वनडे की टीम इस प्रकार है: ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान जब अपने होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। हमारे सहयोगी शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिशिर, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश यहां दुबई में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे। नरेंद्र मोदी जब किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा खासतौर पर बड़े उत्साहित होता है और बड़े लालायित होते हैं उनसे मिलने के लिए। और ये अगर कहे तो ये एक जो इंडियन डायस्पोरा है उसका प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आए तो दुबई में जब इतनी देर रात उनका जो होटल में आगमन हुआ उस वक्त भी कई लोग होटल पर मौजूद थे। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद था। अलग अलग लिबास पहने ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। दुबई के अलग अलग कोनों से, मतलब अबू धाबी से भी कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। हर आम, हर खास, छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
होटल में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अनुत्साहित नहीं किया। दरअसल उनको सीधा अगर देखा जाए उस रास्ते से आगे बढ़ना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से घूमे और जो लोग जिनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे उनसे फिर से मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में, मतलब भारतीय जो संस्कृति है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिस प्रकार से वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा में लोग पहनकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए थे। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो काफी उत्साहित थे और जय जय मोदी के नारे जो है पूरे हॉस्टल में गूंज रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे इंडियन डायस्पोरा को इस तरह से उनका स्वागत करते हुए देख, और वो भी जो है लोगों के बीच चले गए। जो छोटे बच्चे थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनसे मुलाकात की, साथ ही साथ एक डांस का एक छोटा सा एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब उन्होंने देखा और फिर से जो लोग यहाँ पर खड़े थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भीड़ में चले गए और जो लोग हालांकि उनके लिए इंतजार कर रहे थे उनसे मुलाकात की। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में लोग यहाँ पर खड़े थे। ऐसे एक परिधान महाराष्ट्र का है जहाँ पे पुनेरी जो एक पगड़ी थी वो पहन के लोग खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि वो पहचान ली और उनको पूछा कि आप पुणे से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो एक रिकग्निशन होता है वो लोगों को काफी उत्साहित करता है कि जब उनके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और उनको मिलते हैं तो ऐसे में उनका उत्साह भी द्विगुणित हो जाता है। और यही माहौल हमने इस वक्त, हालांकि रात के अगर देखा जाए दुबई में इस वक्त 11:30 बज चुके हैं, इसके बावजूद इस प्रकार से उत्साह किसी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल शिशिर, और ये भी काफी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि रात का वक्त है लेकिन फिर भी जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी पहुंचते एक त्योहार के रूप में हम वहां देख सकते हैं जिस तरीके का भव्य स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हर उम्र के हम मान सकते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई वहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए हालांकि जैसे मैंने कहा कि स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पर, स्कूली बच्चे जरूर थे यहाँ पर, वो भी अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आए थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा है, उनका काम है, वो देख रहे हैं, वो देखने के काफी उत्साहित, प्रधानमंत्री मिलने से उनको मिलने के लिए काफी उत्साहित है। ये उन छोटे बिल्कुल ना सिर्फ जो लोग हैं वो काफी उत्साहित शिशिर, बल्कि पूरा जो विश्व है उसी उत्साह गर्मजोशी के साथ यहाँ लगातार देख रहा है भारत की तरफ। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी वही जो उत्साह है नजर आया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।